हेलो बच्चों, मैं अजय पाल स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ARJ क्लासेस में। तो देखिए बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर। हम लोग सामाजिक विज्ञान का इसमें पूरा कवर करेंगे। आज दूसरा क्लास है इसका। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हम आपको बता दिए हैं, वहाँ आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन गया, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, ये कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान है। इसमें हम लोग को इतिहास पढ़ना है। इतिहास में हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। क्योंकि इसका हम एक पार्ट 1 क्लास चल चुका है, आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा। एक क्लास सेकंड है। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रवाद पढ़े थे, उसमें राष्ट्र पढ़े थे, नेपोलियन का विचार पढ़े थे, उदारवाद पढ़े थे, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्यों उदय हुआ, राष्ट्रवाद के उदय के कारण पढ़े थे। उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास पढ़े थे कि किस क्रम से पूरा विस्तार से देखे थे कि विकास कैसे हुआ। यूरोप में 19वीं शताब्दी से पहले यूरोप देखे थे हम लोग। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, और सेकंड क्लास है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पूरा क्लास कवर करा देंगे आपको। देखिए, ये सेकंड क्लास है, इसमें से आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। वीडियो लंबा नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे जर्मनी और इटली का निर्माण पढ़ना है। फर्स्ट क्लास में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ लिया है। यहाँ पे जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, कॉपी बनाइएगा अच्छे से नोट्स, और हेडिंग डाल के आराम से पढ़िएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हम लोग जर्मनी और इटली का निर्माण पढ़ेंगे कि कैसे निर्माण हुआ। तो हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट हेडिंग डालिएगा जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण मीन्स होता है जोड़ना। जर्मनी को जोड़ने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास किए थे, जर्मनी को जोड़ लिया जाए, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ जोड़ने में। वहाँ पे एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में पढ़ते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि सब जो छोटे छोटे राज्य में अलग अलग बिखरे हुए थे। बहुत प्रयास किए लेकिन एक में मिला नहीं पाए। तो देखिए अगला पॉइंट, देखिए क्या हो रहा है। अगला अगला पॉइंट में देखिए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी फल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। जब भी कोई एकीकरण करने की सोचता था, मतलब एक में मिलाने की सोचता था, उसको उस समय राजशाही शासन था, उदारवादी था, सब फौज थी, उन ताकतों ने उन लोगों को जब दबा दिया। तो देखिए अगला पॉइंट देखिए, उसके बाद प्रसा ने यह देश भर में ऊपर लेते हुए कहा कि वो जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, उस समय प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क था। देखिए उस समय प्रसा एक मतलब छोटा देश था। प्रसा, उसका मुख्यमंत्री ऑटोमन था। ऑटोमन एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के तौर पे उभरा बाद में जाके। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रसा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन में नेतृत्व किया। अगला पॉइंट देखिए, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई। 7 वर्ष के दौरान ही प्रसा ने ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को और फ्रांस को, 3 देश को युद्ध में इसने हरा दिया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। उस समय से एकीकरण का नींव रख दिया गया। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। 1871 में किसको राजा बनाया गया था, तो यहाँ पे केसर विलियम प्रथम। यहाँ पे देखिए केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया था। जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में प्रसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। देखिए जर्मनी के एकीकरण में जो यूरोप में प्रसा की महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। कौन किया था, केसर विलियम प्रथम। तो यहाँ पे देखिए, नए जर्मन राज्य में मृदा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। अब अगला हेडिंग डालिएगा। अगला हेडिंग देखिए क्या कह रहा है, इटली का एकीकरण। अब इटली का एकीकरण पढ़ते हैं। उस समय किसका पढ़े थे, जर्मनी का। अब इटली का पढ़िएगा, हेडिंग डालिएगा यहाँ पे इटली का एकीकरण। हेडिंग डाल के देखिए, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। देखिए यहाँ पे 7 राज्यों में बटा हुआ था, इसको एक में मिलाया गया बाद में आके। तो देखिए 1830 में दशक के जेम्स मैकेन्जी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। जो क्रांति किया था उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया, वो विद्रोह जो किए थे वो असफल हो गया, उसमें उन लोगों को हासिल नहीं हो पाया,
कुछ नहीं मिल पाया था। चलिए देखिए यहाँ पे 1859 में फ्रांस में सार्डिनिया पीडमाउंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसमें माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1859 में फ्रांस ने सार्डिनिया उसको मिलाकर एक कूटनीति बनाई और युद्ध के लिए गया और उसमें ऑस्ट्रिया को हरा दिया उसने। ऑस्ट्रियाई देश में कई आते हैं देश, उसमें देखिए यहाँ पे 1861 में एमेनुएल द्वितीय को एकीकरण इटली का राजा घोषित किया गया। एनुमेल द्वितीय को कब राजा घोषित किया गया? 1861 में। एक को याद रखिएगा, जितना भी सन है आपको याद रखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और यहाँ पे सोशल साइंस का पूरा क्लास हम कवर करा देंगे आपको। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे नोट डाल के लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। नोट डाल के लिखिएगा, 1 नंबर यहाँ से आपको पेपर में मिल सकता है। नोट में लिखिए, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों को विचार करना होगा। किनके बारे में पढ़ना होगा? जैसुब मेंतेंसी के पढ़ना होगा, काउंट कैमलो दे काबूर के बारे में पढ़ना होगा, जैसुब गॉरिबाल्डी के बारे में पढ़ना होगा, गॉरिबाल्डी के बारे में पढ़ना होगा। देखिए 3 लोग ही सबसे महत्वपूर्ण हैं इटली और जर्मनी का एकीकरण करने में। तो देखिए यहाँ पे इटली का एकीकरण करने में 3 लोगों को बहुत ही हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का पेपर में, 1 नंबर टिपिकल में और 2 नंबर को उसमें से आपको मिल जाएगा। 3-4 नंबर क्वेश्चन इसी क्लास से आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग डालिएगा, जेउतोस मेंतेंसी, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका विचार क्या है सब पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। देखिए इसने 24 साल की युवा अवस्था में लोगोरिया में क्रांति करने के लिए इन्हें 1831 में देश से निकाला दे दिया गया। इसने 24 साल की उम्र में युवा अवस्था में लोगोरिया में क्रांति किया था। एक जगह का नाम है लोगोरिया, ठीक ना, वहाँ पर क्रांति किया था और उनको 1831 में देश से निकाल दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया इनको। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठन का स्थापना किया। देश से निकले और वहाँ पे जाके 2 यंग इटली का निर्माण किया। एक फर्स्ट यंग इटली का निर्माण किया और दूसरा बर्न में जाके यंग यूरोप का निर्माण किया। 2 संगठन बनाए इन्होंने। देखिए फर्स्ट था मार्सोनी, ये भी एक देश है, नहीं जगह है, सॉरी यहाँ पे एक जगह है, इसमें जाके यंग इटली का निर्माण किया। और दूसरा बर्न में, ये भी एक वहाँ पे जगह है, बर्न में जाके यंग यूरोप का मतलब संगठन का निर्माण किया। दोनों संगठन इन्हें बनाया। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन इस बार पेपर में 2023 के पेपर में हाई स्कूल में सोशल साइंस में पूछा हुआ था। पूछा गया था कि यंग इटली का नींव कौन रखा था। तो यंग इटली का नींव कौन रखा था आप लोगों को पता होगा, मेंतेंसी ने रखा था। इसने मेंतेंसी ने 2 यंग इटली और यंग यूरोप 2 संगठन बनाया था। मेंतेंसी द्वारा राजतंत्र जोरदार विद्रोह है, उनके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादी को मन से भय भर दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। सबसे खतरनाक दुश्मन कौन बताया गया था? मेटरनिख ने। देखिए अब अगला हेडिंग डालिएगा, काउंट कैमिलो दे काबूर। इसमें देखिए सार्डिनिया पीडमाउंट का प्रमुख मंत्री था। पीडमाउंट का प्रमुख मंत्री कौन था? सार्डिनिया, ठीक ना। इटली के प्रदेशों को एकीकरण करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि यह स्वयं तो न एक क्रांतिकारी था और न ही राजतंत्र में विश्वास रखने वाला था। कौन? काउंट कैमिलो दे काबूर। तो देखिए अगला पॉइंट देखिए, फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली के एकीकरण का संभव हो सका। सबसे मेन भूमिका यही निभाया था। तो यहाँ पे देखिए अगला देखिएगा, यहाँ पे जेसुब गॉरिबाल्डी का देखिए यहाँ पे विचार क्या था, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। यह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, मतलब ये सेनापति में आता था फिर बाहर जाता था, नियमित सेना का हिस्सा भी नहीं था। इसने इटली के एकीकरण के लिए सशक्त संयुक्त सेवकों का नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया? संयुक्त सशक्तिकरण का नियुक्त किया। अब देखिए यहाँ पे 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिलसिलों के राज्य में प्रवेश कर गया और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहा। उसने दक्षिण इटली और सिसिली को राजा एमेनुएल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण का संभव हो सका। देखिए अब ब्रिटेन का राष्ट्रवाद पढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद।
औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद किसी उथल-पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी में पूरे ब्रिटेन का एक राष्ट्र राज्य नहीं था। 18वीं शताब्दी के पूर्व ब्रिटेन का एक राष्ट्र राज्य नहीं था। देखिए यहाँ पे ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट्स या आयरिश जैसे ढेर सारा साम्राज्य था जिसमें नौजातीय कहते थे। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति के विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों एवं द्वीप समूहों का विस्तार आरंभ किया। 1688 में सांसद ने राजतंत्र में शामिल शक्तियों को ले लिया। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, इसी को ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटेन कहेंगे तो आपको इसमें देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ब्रिटेन कहीं लिखेगा तो ब्रिटेन लिखेगा तो यहाँ पे दो देश आपको मिल जाएंगे, उसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को मिला के ब्रिटेन बोला जाता है। और देखिए कहीं इंग्लैंड लिखेगा तो केवल इसका बस जिक्र हो रहा है, ब्रिटेन लिखा तो दोनों देशों का जिक्र हो रहा है, याद रखिएगा। इसका कब नींव रखा गया था? 1707 ईस्वी में। और देखिए यहाँ पे 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड के बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। 1798 में के बाद विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया, उनको ज़बरदस्ती अपने में मिला लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों का खूब बढ़ावा दिया गया। देखिए अगला हेडिंग डालिएगा, वाल्कन समस्या। वाल्कन समस्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वाल्कन एक भौगोलिक निजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गानिया, अल्बेनिया, ग्रीस और मकदूनिया, कोसिया, लोबरेनिया, सर्बिया, ये सब देखिए एक देश हैं। जितना आप देख रहे हैं ना, ये सब एक देश है, ये इसमें शामिल थे। बाल्कन समस्या में सब शामिल थे। देखिए इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को सवाल कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के निमंत्रित था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद को फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन में स्थिति काफ़ी विस्फोट हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता संगठन चंगुल के निकल कर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। देखिए अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, जैसे जैसे विभिन्न सवाल राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश में अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपियन शक्तियों के बीच इस क्षेत्र में कब्जा जमाने के लिए यूरोपियन शक्तियों तथा मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिसके यह समस्या गहराती चली गई और जिसके कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए। देखिए युद्ध है तो युद्ध का परिणाम भी निकला होगा कुछ, तो यहाँ पे देखिए जिसकी प्रणीति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई, इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। तो देखिए यहाँ पे साम्राज्यवाद, देखिए हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग है साम्राज्यवाद। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? जब कोई देश अपने शक्ति को बढ़ाता है उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। देखिए यहाँ पे रूपक, अगले हेडिंग डालिएगा रूपक। रूपक क्या होता है? जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है, उसे रूपक कहते हैं। इसको याद रखिएगा पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू से। तो चलिए यहाँ पे देखिए 19वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी के रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने के लिए किया गया था। अगला हेडिंग डालिएगा। देखिए हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितना भी वीडियो आपको आएगा वहाँ पे पूरा अपडेट मिलेगा। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों से शेयर करेंगे तो भाई वो भी पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कंपटीशन कितना है। तो देखिए अब यहाँ पे अगला हेडिंग डालिएगा, राज्य की दृष्टि कल्पना। तो राज्य की 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र की कुछ यूँ चित्रण किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रों का नारी भेष को प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप में चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे
यह तो राष्ट्र की अमूर्त विचार के ठोस रूप से प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र की रूपक बन गई। फ्रांस में उन्हें लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया, जिसमें जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। अगला हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। राजनीतिक संगठन का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, ये था उसका योगदान। अब देखिए विभिन्न प्रतीक चिन्ह, उनका अर्थ देखिएगा कि चिन्ह का अर्थ क्या है, क्या मतलब उनका। ये था प्रतीक, ये रहा महत्व। प्रतीक माने मतलब चिन्ह होता है हम लोग। टूटी हुई बेड़िया किसको इंगित करता है, आज़ादी मिलना। टूटी हुई बेड़िया किसकी इति करता है, तो यहाँ पे आज़ादी मिलना। और बाह्य छाप वाला कवच, एक होता है बाह्य छाप वाला कवच, ये किसको इंगित करता है, जर्मन समुदाय का प्रतीक शक्ति। और बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता का वहाँ पे इंगित करता है। और तलवार देखिए, तलवार क्या है, तलवार मुकाबले की तैयारी। तलवार का मतलब होता है मुकाबले की तैयारी। यहाँ पे तलवार पे लिपटी जैतून की डाली, शांति का चाह। यहाँ पे तलवार पे लिपटी जैतून की डाली, शांति का चाह। इसमें से देखिए 1 नंबर आपको टिपिकल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। यहाँ पे उगते सूर्य के किरण, उगते सूर्य के किरण क्यों दर्शाता है, एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।